कहानी का ये तीसरा भाग देखने से पहले इसके पहले दोनों भाग अवश्य देखें। जय रेडी होकर सीधा नीचे आया। गुड मॉर्निंग दादी माँ। जय बोला, गुड मॉर्निंग बेटा, बहू कहाँ है? दादी माँ ने कहा, वो रेडी हो रही है, आ जाएगी। जय बोला, गुड मॉर्निंग भाभी माँ। जय ने डाइनिंग टेबल की ओर आकर नीलिमा जी से कहा। नीलिमा जी मुस्कुराई और बोली, गुड मॉर्निंग जय। भाभी माँ, जल्दी से नाश्ता लगाइए, मुझे ऑफिस जाना है। जय चेयर पर बैठते हुए बोला, आज तुम वैदेही के साथ मंदिर जाओगे, महाकालेश्वर जी के दर्शन करने? दादी माँ ने कहा। दादी माँ, अब ये क्या, आज ही जाना जरूरी है क्या? जय चिढ़ते हुए बोला। जय, ये क्या बात हुई? तुम दोनों का शादी के बाद जोड़े से दर्शन करना जरूरी है और ये मेरी इच्छा भी है। दादी माँ ने सख्ती से कहा तो जय मना नहीं कर पाया। नीलिमा, जाओ जाकर देखो वैदेही रेडी हुई या नहीं। दादी माँ ने कहा। जी, नीलिमा जी ने कहा और ऊपर जाने लगी। उसी समय वैदेही तैयार होकर नीचे ही आ रही थी। उसने आज ग्रीन कलर का फुल लेंथ अम्ब्रेला सूट पहना हुआ था, जिसमें वो हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही थी। नीलिमा जी मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। वो नीचे आई। दादी माँ ने उसे देखकर उसकी नजर उतारते हुए कहा, बहुत प्यारी लग रही हो, लेकिन बेटा साड़ी पहन लेती तो अच्छा होता। तुम्हें जय के साथ उज्जैन जाना है, महाकाल बाबा के दर्शनों के लिए। जी दादी माँ, वैदेही बोली और ऊपर जाने लगी। रहने दीजिए ना दादी माँ, क्या फर्क पड़ता है, साड़ी हो या सूट। वैदेही, तुम ऐसे ही चलो। जय ने कहा तो वैदेही के कदम रुक गए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम लोग अभी निकलो वरना देर हो जाएगी। दादी माँ ने कहा। ठीक है दादी माँ, चलो वैदेही, जय ने कहा और आगे बढ़ गया। वैदेही भी उसके पीछे जाने लगी। जय गाड़ी के पास आया और ड्राइवर से चाबी लेकर बोला, तुम ऑफिस जाओ, गाड़ी मैं चलाऊंगा। ड्राइवर ने सिर हिलाया और वहां से चला गया। जय ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा और वैदेही उसके बगल में आकर बैठ गई। वैदेही को देखते हुए जय ने गाड़ी स्टार्ट की। दोनों बिना कुछ बोले चुपचाप बैठे रहे। थैंक यू। वैदेही ने गाड़ी में फैली खामोशी को तोड़ते हुए कहा। थैंक यू? वो किस लिए? जय ने असमंजस से पूछा। वो आपने साड़ी पहनने से मुझे बचा लिया ना, इसलिए, वैदेही बोली। तो जय मुस्कुराने लगा। कुछ देर बाद फिर से गाड़ी में खामोशी फैल गई। वैदेही, जय ने बहुत प्यार से बोला। जी, वैदेही बोली। कुछ बोलो ना। क्या बोलूं? कुछ बात करो ना मुझसे। क्या बात करूं? मैं तो कुछ भी नहीं जानती आपके बारे में, वैदेही ने कहा तो जय ने उसे देखा। दोनों की नजरें आपस में मिली। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। तो शुरुआत जान पहचान से करते हैं। जय ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। जी, पूछिए, क्या पूछना है आपको? वैदेही अपनी धीमी आवाज में बोली। तुम ही बता दो अपने बारे में कुछ। जय ने कहा। मैं क्या बताऊं, जिंदगी तो जैसे थम गई है एक मोड़ पर आकर, वैदेही ने उदासी से कहा तो जय के दिल में जैसे कुछ छुपा। वो वैदेही को बेचैनी से देखने लगा। वैदेही ने जब ये कहा कि उसकी जिंदगी एक मोड़ पर आकर रुक गई तो जय को बहुत बुरा लगा। उसने वैदेही की आंखों में नमी देख ली। वो आगे देखता हुआ बोला, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदला है वैदेही। तुम्हें जैसे रहना है, जो करना है वो तुम कर सकती हो। क्या सच में? वैदेही ने कहा तो जय ने उसकी ओर देखकर हाँ में सिर हिला दिया। वैदेही, माना कि मैं तुम्हारा पति हूँ और ये रिश्ता शायद कहीं ना कहीं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ ही हुआ है। जय ने कहा तो वैदेही एकदम से बोली, नहीं, मैंने हाँ खुद की थी इस शादी के लिए। जानता हूँ, लेकिन मजबूरी में। जय बोला तो वैदेही मन ही मन बोली, और मजबूर भी आपने ही किया था और अब आए बड़ी दोस्ती करने। क्या सोचने लगी? वैदेही को खोया हुआ देखकर जय बोला। कुछ नहीं, वैदेही ने कहा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि तुम जो करना चाहती हो वो तुम कर सकती हो। तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं बदलेगा। तो क्या मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकती हूँ? वैदेही ने कहा। ऑफ कोर्स वैदेही, भला तुम्हारी पढ़ाई से मुझे क्या परेशानी हो सकती है? आपको नहीं, लेकिन दादी माँ को। वैदेही हिचकिचाते हुए बोली। उन्हें भी कोई एतराज नहीं होगा। इनफैक्ट वो तो बहुत खुश होंगी कि तुम अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस हो। भाभी माँ भी भैया के काम में उनकी हेल्प करती हैं। जय ने कहा तो वैदेही के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। तो बताओ, क्या पढ़ना चाहती हो तुम? वैसे तुम तो दिल्ली में पढ़ रही थी ना? जय ने पूछा। जी, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। डॉक्टर बनना मेरा सपना है। मैं एक कामयाब सर्जन बनना चाहती हूँ। वैदेही ने कहा। ओह,
तो तुम डॉक्टर बनना चाहती हो? नॉट बैड। वैदेही बोली, हाँ। तो ठीक है, तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हो। दादी माँ से मैं बात कर लूंगा, जय ने कहा और आगे देखकर ड्राइविंग पर ध्यान लगा दिया। एक बार फिर गाड़ी में खामोशी छा गई। वैदेही जय को देखकर मन में सोचने लगी, आप सच में इतने अच्छे और समझदार हैं या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं? वैदेही की नजरों को महसूस कर जय ने उसकी तरफ देखा और अपनी भवें उचका दी। तो वैदेही ने नाम में गर्दन हिला दी और खिड़की से बाहर देखने लगी। जय मुस्कुरा दिया। जय ने वैदेही को देखते हुए सॉन्ग प्ले कर दिया। वैदेही ने उसकी ओर एक नजर देखा, फिर बाहर देखने लगी। लगभग 1.5 घंटे सफर के बाद वो लोग मंदिर पहुंचे। जय ने गाड़ी पार्किंग में लगाई और दोनों बाहर आ गए। दोनों मंदिर की ओर बढ़ने लगे। वैदेही ने वहीं से पूजा की थाली ली। दोनों वीआईपी एंट्री से होते हुए मंदिर के अंदर आ गए। वैदेही ने सिर पर दुपट्टा लिया और हाथ जोड़कर आंखें बंद कर मन ही मन प्रार्थना करने लगी। आपने मुझे इनके साथ इस शादी के बंधन में बांध तो दिया है, लेकिन मुझे इनसे प्यार नहीं है। प्यार तो दूर, इन्हें अच्छे से जानती भी नहीं। मन में इनको लेकर गुस्सा है कि इन्होंने मेरी दीदी को इनकार किया और पापा को मजबूर किया कि उन्हें मेरी शादी इनसे करानी पड़ी। लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये अच्छे हैं या बुरे। मुझे रास्ता दिखाइए महादेव, रास्ता दिखाइए। जय ने अपनी आंखें खोली और बगल में खड़ी वैदेही को देखा, जो आंखें बंद किए खड़ी थी। जय वहीं खड़े होकर उसके चेहरे को बहुत ध्यान से निहारने लगा। वैदेही के चेहरे पर कितने ही भाव उभर आए और गए। उसने सामने देखकर मन में कहा, जानता हूँ इसके साथ गलत हुआ है, लेकिन इसे हर खुशी देने की कोशिश करूंगा और ये जो भी मांग रही है इसे वो दे देना। जय फिर से वैदेही को देखने लगा। उसी समय वैदेही ने आंखें खोली तो जय ने तुरंत कहा, चले? जी। पंडित जी से प्रसाद ले ले, वैदेही बोली और पंडित जी की ओर बढ़ गई। जय भी उसके पीछे आया। दोनों ने झुककर पंडित जी के पांव छुए। अखंड सौभाग्यवती भव, जोड़ी हमेशा बनी रहे, पंडित जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा। तो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। पंडित जी ने प्रसाद की थाली पकड़ाई और दोनों मंदिर से बाहर आए। जय पार्किंग से गाड़ी लाने चला गया और वह वहीं खड़ी होकर जय का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में जय गाड़ी लेकर आया। वैदेही उसमें बैठ गई। जय ने गाड़ी स्टार्ट की। दोनों कुछ ही दूर पहुंचे थे कि वैदेही बोली, सुनिए। बोलो, जय ने उसकी ओर बिना देखे कहा। वैदेही चुप हो गई। उसने कुछ नहीं कहा। क्या हुआ, बोलो, चुप क्यों हो गई? जय ने इस बार उसकी ओर देखकर कहा, वो मुझे ना भूख लग रही है। वैदेही ने मासूमियत से कहा। ये सुनकर जय का पैर एकदम से ब्रेक पर आ गया और वो हैरानी से वैदेही को देखने लगा। तुमने नाश्ता नहीं किया था? जय ने पूछा। कहाँ किया नाश्ता? कमरे से जैसे रेडी होकर आई तुरंत आपके साथ आ गई, वो बोली। तो अब तक चुप क्यों थी? बोलना चाहिए था ना। बिल्कुल पागल हो तुम सच में। मैंने कहा था ना कि अब हम दोस्त हैं, तो उतना तो तुम मुझसे कह ही सकती हो, जय ने कहा और गाड़ी स्टार्ट की। कुछ ही देर में जय ने गाड़ी एक रेस्टोरेंट के आगे रोकी। चलो कुछ खा लो, जय ने कहा और बाहर आया। वैदेही भी बाहर आई। दोनों रेस्टोरेंट के अंदर आए। जय को देखते ही रेस्टोरेंट का मैनेजर अंदर आया। वेलकम ठाकुर साहब, मैनेजर बोला। जय एक जानी मानी हस्ती है तो उसे सभी पहचानते हैं। मैनेजर दोनों को प्राइवेट रूम में लेकर आया और फिर उन्हें बहुत आदर से बैठाकर चला गया। जय ने वैदेही के लिए चेयर खींची तो वह बैठ गई। उसके बाद जय सामने वाली चेयर पर जाकर बैठ गया। क्या खाओगी? जो भी खाना हो ऑर्डर कर लो, जय ने कहा और मेनू कार्ड उसकी ओर बढ़ा दिया। वैदेही मेनू कार्ड देखकर मुंह बनाने लगी। जय ने उसे मुंह बनाते हुए देखकर पूछा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ऑर्डर करूं। वैदेही कंफ्यूजन से बोली, जो खाना है ऑर्डर करो, वैसे भी लंच का टाइम हो गया है और घर पहुंचने में अभी 1 घंटा है, जय बोला। वैदेही ने फिर से मेनू देखा और वेटर को देखकर बोली, दाल चावल, मिक्स वेज, पनीर और बटर रोटी। वेटर ऑर्डर नोट करके चला गया। जय ने वैदेही से कहा, आप भी अपनी पसंद का खाना ऑर्डर कर लीजिए। वो बोली, नहीं, जो तुमने ऑर्डर किया है वही खा लूंगा, जय ने सहज भाव से कहा। वैदेही कुछ बोलने को हुई कि जय की शक्ल देखकर चुप हो गई। वेटर ने प्लेट में खाना लगाया और चला गया। खाना देखकर वैदेही की आंखों में बच्चों के जैसी चमक आ गई। उसने तुरंत रोटी का बाइट लिया और आंखें बंद कर ली। बहुत टेस्टी है, वैदेही ने कहा और बच्चों की तरह खाना खाने लगी।
जय उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वैदेही ने जब अपनी आंखें खोली तो जय को देखकर चौंक गई। वो चुपचाप सिर नीचे करके खाने लगी। जय ने देखा उसके बालों की एक नट बार बार उसकी आंखों पर आ रही थी, जिसे वो बार बार अपना सिर झुटक कर पीछे करने की कोशिश कर रही थी। उसे परेशान देखकर जय ने अनायास ही अपना हाथ बढ़ाकर अपनी उंगलियों से उसकी लट उसके कान के पीछे कर दी। वैदेही ने चौंक कर जय को देखा। उसी समय उसकी उंगलियां भी अपनी आंखों पर आ रहे बाल हटाने के लिए उठी। आंखों के छूते ही उसके आंखों में मिर्चें लगने लगी। आउच! आह! वैदेही के मुंह से निकला। क्या हुआ? जय ने परेशानी से पूछा। वो आंखों में मिर्ची लग गई। वैदेही ने कहा, क्या करती हो? किसने कहा था अपने हाथों से छूने के लिए? मैं कर रहा था ना। जय ने कहा और उसके बगल में आकर बैठते हुए बोला, अच्छा दिखाओ मुझे। वो वैदेही की आंखों में हल्के हल्के फूंक मारने लगा। उसे अपनी केयर करता देखकर वैदेही को बहुत अच्छा लगा। वो प्यार से उसे देखने लगी। जय भी उसकी आंखों में देखने लगा। अब दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर खो गए। वेटर के आने से उनकी तंद्रा टूटी तो दोनों एक दूसरे से नजरें चुराने लगे और अपना खाना खाने लगे। कुछ देर बाद जय माहौल को नॉर्मल करने के लिए बोला, कुछ और खाओगी? नहीं, मुझे और कुछ नहीं खाना, वैदेही ने कहा। दोनों ने फिर अपना खाना पेश किया और रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। जय की गाड़ी एक बार फिर सड़क पर दौड़ने लगी। आपसे एक बात पूछूं? वैदेही कुछ सोचकर बोली। हाँ पूछो। जय ने बिना उसकी ओर देखे कहा। वो जब मैंने आपको कोई और समझकर कमरे से बाहर निकाला तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप कौन हैं और चुपचाप चले क्यों गए कमरे से? वैदेही ने शांत लहजे में कहा। अब तुम पहले से ही इतना गुस्सा थी, उस पर नई जगह अनजान लोग, तो सोचा तुम अपसेट होंगी। तुमसे क्या बहस करता? और फिर तुमने तो मुझे मेरे ही नाम की धमकी दी थी और कमरे से बाहर निकाल दिया था, तो डरना तो बनता था। अपने नाम की इज्जत का सवाल जो था। जय ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। जी मैं समझी नहीं, वैदेही असमंजस में बोली। अरे याद नहीं तुम्हें क्या कहा था तुमने? निकलो कमरे से वरना मैं अपने पति को बुला लूंगी, जयवीर को बुला लूंगी। कुछ याद आया? जय ने कहा तो वैदेही इधर उधर देखने लगी। फिर भी आपको उसी समय बता देना चाहिए था कि आप कौन है, वैदेही शिकायती लहजे में बोली। मेरे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर तुम ध्यान से कमरे को देखती तो, जय ने कहा तो वो उसे सवालिया निगाहों से देखने लगी। तुमने अभी भी कमरा ध्यान से नहीं देखा है ना? जय ने पूछा तो वैदेही ने ना में गर्दन हिला दिया। पिछले 3 दिन से आंखें बंद करके रह रही थी क्या? मेरी इतनी बड़ी तस्वीर कमरे में लगी है, तुम्हें दिखाई नहीं थी? जय ने कहा। वो मैंने ध्यान नहीं दिया, वैदेही ने सिर झुकाकर कहा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पूरा कमरा दिखा दूंगा और साथ में पूरा घर भी, ठीक है? जय ने कहा और कार की स्पीड बढ़ा दी। वैदेही को घर के गेट पर ही छोड़कर जय थोड़ी देर के लिए ऑफिस चला गया। वैदेही घर के अंदर आई। बेटा आ गए तुम लोग? दादी माँ ने पूछा। जी दादी माँ, ये लीजिए प्रसाद, वैदेही ने कहा और दादी माँ को प्रसाद दिया। जय कहाँ है? गाड़ी लगा रहा है क्या? नीलिमा जी ने पूछा। नहीं भाभी, वो तो ऑफिस चले गए, वैदेही बोली। ऑफिस चला गया? ये लड़का भी ना हर समय काम ही काम लगा रहता है इसे, दादी माँ ने कहा। दादी माँ होगा कोई काम, आ जाएगा रात में, नीलिमा जी ने कहा। नहीं नीलिमा, ये लड़का ना सिर्फ काम के पीछे भागता है, अब उसे समझना होगा कि उसकी शादी हो गई है। अब उसे अपनी पत्नी को भी समय देना होगा। आने दो उसे, आज अच्छे से खबर लेती हूँ उसकी, दादी माँ ने हल्के गुस्से से कहा। दादी माँ आप गुस्सा मत होइए, वो काम खत्म करके आ जाएंगे और हो सकता है उन्हें सच में कोई जरूरी काम हो, वैदेही ने दादी माँ को शांत करते हुए कहा। लो, अब तुम भी आ गई उसकी हिमायती। विक्रम और नीलिमा कम है क्या जो तुम भी उसकी तरफदारी कर रही हो? मैं तो अकेली हो गई इस घर में, दादी माँ ने मुंह बनाकर कहा। नहीं दादी माँ, मैं तो आपकी ही तरफ हूँ हमेशा, वैदेही ने कहा तो दादी माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। जाओ जाकर आराम करो, तुम थक गई होंगी, दादी माँ ने कहा तो वैदेही मुस्कुराते हुए ऊपर जाने लगी। नीलिमा, हमारा फैसला गलत नहीं था, हमने जय के लिए बिल्कुल सही फैसला लिया है। ये लड़की जय के लिए एकदम सही है, दादी माँ ने जाती हुई वैदेही को देखकर कहा। जी दादी माँ, आप सही कह रही हैं, क्योंकि जय में बदलाव तो अभी से नजर आ रहे हैं। उसकी कठोरता कम हो गई है, उसका सख्त मिजाज नरम पड़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे वो वैदेही को पहले से जानता है। उसकी आंखों में वैदेही को लेकर कोई अजनबी वाली फीलिंग दिखाई नहीं देती।
नीलिमा जी ने जाती हुई वैदेही को देखकर अपने मन की बात कह दी। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है नीलिमा, क्योंकि इन दोनों को करीब आने के लिए इनके मन से करीब आना जरूरी है। लेकिन मुझे यह अच्छे से पता है कि जय और वैदेही इससे पहले कभी नहीं मिले। वो एक दूसरे के लिए अजनबी ही थे शादी से पहले। दादी माँ ने कहा। दोनों कुछ देर बैठकर जय और वैदेही के बारे में बात करने लगी। जय अपने कैबिन में बैठा फाइल पढ़ रहा था, या यूं कहें कि फाइल के पन्ने उलट रहा था, क्योंकि उसका मन तो काम में लग ही नहीं रहा था। उसकी आंखों के आगे बार बार वैदेही का चेहरा आ जाता और उसकी मासूमियत से भरी बातें याद आ जाती। उसी समय करण धड़धड़ाते हुए एकदम से अंदर आया। जय उसे देखकर बोला, करण तू नॉक करके नहीं आ सकता ना कभी? ले, अब तेरे कैबिन में आने के लिए भी मुझे नॉक करना पड़ेगा? अरे यार, ये तेरा कैबिन है, बेडरूम थोड़ा ही ना है जो नॉक करके आओ। अब बेडरूम की बात और है, वहां तो तू भाभी के साथ बिजी रहेगा। करण ने शरारत से अपनी एक आंख दबाकर कहा। शट अप करण, जय हल्के गुस्से में बोला। अच्छा ठीक है, मैं चुप हो गया। वैसे एक बात बोलूं? जय ने ठंडे लहजे में कहा। यार भाभी है बहुत खूबसूरत, सच में जैसे कोई परी। तू बहुत लकी है यार, करण ने कहा तो जय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ओहो, भाभी को याद करके मुस्कुराया जा रहा है। सच बता, पसंद करने लगा है ना उसे? करण ने कहा तो जय किसी सोच में गुम हो गया। कहाँ खो गया भाई? करण ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो जय ने चौंक कर करण को देखकर कहा। हाँ क्या हुआ? जय बोला। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ, कहाँ खो गया तू, भाभी के ख्यालों में? करण ने पूछा। चल घर चलते हैं, जय ने बात बदलते हुए कहा और कैबिन से बाहर आकर जाने लगा। करण भी उसके पीछे पीछे आ गया। सच बताना यार, तू पसंद करने लगा है ना भाभी को? करण ने पीछे पीछे चलते हुए कहा। करण, जय ने कहा। क्या करण करण लगा रखा है? जो पूछा है उसका जवाब देना, करण बोला। दोनों लिफ्ट में आ गए। अरे बोल ना, करण ने फोर्स करते हुए कहा। पता नहीं पसंद करता हूँ या नहीं, लेकिन उसका मासूम चेहरा आंखों से होता हुआ सीधा दिल में उतरता है। उसकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते मुझे। उसे जमाने भर की खुशियां देना चाहता हूँ। जय वैदेही को याद कर खोए हुए ही बोला। मेरे यार, तू तो उसे पसंद ही नहीं, प्यार भी करने लगा है। करण ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो जय अपने ख्यालों से बाहर आया। ऐसा कुछ नहीं है, जय ने कहा। जानता हूं तू नहीं मानेगा, लेकिन एक दिन तू खुद मुझसे आकर कहेगा कि तुझे भाभी से प्यार हो गया है, करण ने कहा। सपने देखना बंद कर दे, प्यार और मुझे कभी नहीं, जय ने कहा और अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। करण वहीं खड़ा होकर जय को जाते हुए देखकर बोला। वो दिन बहुत जल्दी आएगा जय, बहुत जल्दी। जय रात देर से घर पहुंचा। सभी सो चुके थे। जय अपने कमरे में आया तो देखा वैदेही खिड़की पर खड़ी थी। दरवाजे की आहट से वो पलटी। तुम सोई नहीं अब तक? जय ने पूछा। नहीं, आपका वेट कर रही थी, वैदेही ने कहा। मेरा वेट क्यों? सो जाना चाहिए था ना, इतनी देर तक जागने की क्या जरूरत है? जय ने कहा। मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। वैदेही जय को जवाब दिए बिना बाहर जाने लगी तो जय ने उसकी कलाई पकड़कर रोक लिया। मुझे भूख नहीं है, तुमने खाना खाया? जय ने पूछा। जी, वैदेही ने कहा। ठीक है फिर सोते हैं चलो, जय ने कहा तो वो काउच पर आकर लेट गई और जय चेंजिंग रूम में चला गया। कुछ देर बाद जय बाहर आया तो देखा वैदेही सो चुकी थी। चेहरे पर मासूम मुस्कान लिए वो बहुत प्यारी लग रही थी। जय भी उसको देखते हुए करण की बातें याद करते हुए सो गया। वैदेही को लेकर उसके दिल में एहसास जागने लगे थे, लेकिन वैदेही उसके मन की तो बस वो ही जानती थी। उसे जैसे नफरत है, गुस्सा है या फिर कुछ और, ये तो उसके दिल के अंदर ही था। सुबह जय की जब नींद खुली तो देखा वैदेही पहले से जगी है। वो आईने के सामने खड़ी होकर अपने बाल संवार रही थी। उसके गीले बालों से पानी की बूंदें टपक कर उसकी कमर को भिगो रही थी। वैदेही अपने बाल आगे करके सुलझाने लगी। उसकी बैकलेस स्टोरी वाले सूट से उसकी पीठ जय को साफ नजर आने लगी। जय ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। वैदेही का ध्यान जय पर नहीं गया। उसने अपनी मांग में सिंदूर लगाया और अपने सूट की डोरी बांधने की कोशिश करने लगी, मगर डोरी का दूसरा सिरा उसके हाथ में नहीं आ रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद भी डोरी उसकी पकड़ में नहीं आई। अब वैदेही झुंझला उठी उसकी चूड़ियों की कनक से। जय ने आंखें खोली। वो बेड पर लेटे ही वैदेही को परेशान होता देख रहा था। कुछ देर और कोशिश करने के बाद भी जब डोरी नहीं बंधी तो वो बेड से उठा और आहिस्ता से पीछे जाकर वैदेही के ड्रेस की डोरी जो हुक में फंसी हुई थी निकालने लगा।
जय की उंगलियों के स्पर्श को समझकर वैदेही चौंकी और तुरंत पलट गई। मगर जय ने बिना उसकी ओर देखे और कोई जवाब दिए बिना फिर से उसे आगे की ओर घुमाया। जय ने खामोशी से हुक में फंसी डोरी निकाली और दोनों सिरों को पकड़कर कसकर डोरी बांध दी। जय की उंगलियां जैसे जैसे वैदेही की पीठ को छुई, वैदेही अंदर तक सिहर उठी और उसकी आंखें इस एहसास से स्वतः ही बंद हो गई। मगर जय के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अब पति हूँ तुम्हारा, इतनी हद तो तुम मुझसे ले ही सकती हो, जय ने सहजता से कहा। तो वैदेही ने आंखें खोलकर आईने में से जय को देखा। जय के भावहीन चेहरे को वो ध्यान से देखने लगी। कैसे आदमी है, इन्हें कुछ नहीं होता है क्या? वैदेही मन ही मन सोचने लगी। जय डोरी बांध कर हटने लगा। वैदेही ने तुरंत अपने बाल एक झटके से पीछे किए, जिससे उसके बाल जय के चेहरे को छूकर उसके बालों से आती शैम्पू की भीनी भीनी सी महक जय का रोम रोम महका गई। लेकिन जय ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो एकदम सहजता से बेड पर बैठ गया। आज जल्दी उठ गई तुम? जय ने पूछा। हाँ, सोचा घर में सब जल्दी उठते हैं तो मैं भी जल्दी उठ जाऊं। वैदेही ने गले में दुपट्टा डाला और जय की ओर पलटी। तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं है वैदेही, तुम्हें जैसे रहना है तुम वैसे इस घर में रह सकती हो। तुम्हें देर से उठने की आदत है, इट्स ओके। जय बोला। लेकिन आप भी तो जल्दी उठते हैं। वैदेही तुरंत जय को देखकर बोली। हाँ, क्योंकि मुझे आदत है और फिर मुझे सुबह एक्सरसाइज भी करनी होती है, इसलिए मैं जल्दी उठता हूँ, जय ने कहा और अलमारी खोलकर अपने कपड़े ढूंढने लगा। मगर उसे अपने कपड़े नहीं मिल रहे थे। उसने देखा अलमारी में कपड़ों की सेटिंग भी चेंज हुई है। आप कुछ ढूंढ रहे हैं? वैदेही ने पूछा। हाँ, मेरे जिम के कपड़े नहीं मिल रहे हैं और मेरी अलमारी में भी सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है, जय ने कहा। मैं देती हूँ, वो बोली और उसके जिम के कपड़े निकालकर उसे दे दिए। जय उसे सवालिया निगाहों से देखने लगा। वो मैंने ही अलमारी में कपड़ों की सेटिंग चेंज की है, क्योंकि मैंने अपने कपड़े और दूसरी चीजें भी अलमारी में सेट कर दी है। सारा सामान कमरे में बिखरा पड़ा था और आपको भी बिखरा कमरा पसंद नहीं है, वैदेही ने जवाब दिया। हाँ, लेकिन मेरे इतने सारे कपड़े तुमने सब कैसे एक ही वार्डरोब में सेट कर दिए, और साथ ही अपने भी? मैं तुम्हारे कपड़ों के लिए दूसरा वार्डरोब लगवा देता। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, सब व्यवस्थित आ गया है वैदेही। लेकिन मेरे इतने सारे कपड़े थे, एक ही वार्डरोब में सब सेट कैसे किया? सब ढंग से रखेंगे तभी तो सब आएगा ना, वैदेही ने तुरंत कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे कपड़े रखने नहीं आते? जय ने उसे घूरते हुए कहा। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब है कि मैंने आपके सारे कपड़े सब कुछ अच्छे से सेट कर दिए, देखिए ना, वैदेही ने जल्दी से कहा और वार्डरोब खोलकर दिखाने लगी कि कौन सी चीज कहाँ है। वैदेही का ये भोलापन देखकर जय मुस्कुराने लगा। इसे वर्ल्ड का बेस्ट सर्जन बनना है और मुझसे ऐसे डरिए जैसे मैं इसे खा ही जाऊंगा, जय मन में बोला और चेंजिंग रूम में चला गया। जय ने बाहर आकर वैदेही से कहा, अब तो तुमने कमरा देख लिया होगा और मेरी तस्वीर भी। जय ने तस्वीर की ओर इशारा कर दिया। वैदेही ने नजरें उठाकर सामने दीवार पर देखा तो जय की बहुत ही खूबसूरत बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी, जिसमें जय के चेहरे पर मोहिनी मुस्कान थी। तस्वीर देखकर वैदेही मन में बोली, कितनी मनमोहिनी मुस्कान है इनकी, लेकिन सिर्फ तस्वीर में, असलियत में तो मुस्कुराते ही नहीं, बस गुस्सा करते रहते हैं और घूरते रहते हैं। क्या सोचने लगी? जय की आवाज से वैदेही ख्यालों से बाहर आई। जी कुछ नहीं, बहुत ही प्यारी फोटो है, वो बोली तो जय उसे गहरी निगाहों से देखने लगा। वैदेही को समझ आया उसने क्या कहा तो इधर उधर देखने लगी और अपने नाखून चबाने लगी। जय मंद मंद मुस्कुराने लगा। चलो मैं तुम्हें पूरा कमरा दिखाता हूँ, जय ने कहा तो वैदेही ने सिर हिलाया और उसके साथ चलने लगी। जय ने एक और का दरवाजा खोला जो उसका जिम था। ये मेरा जिम है और इससे ही लगकर दूसरी तरफ मेरा स्टडी रूम है। जय ने दूसरी ओर का दरवाजा खोलकर दिखाया और अंदर आ गया। वैदेही ने देखा वहां ढेर सारी किताबें रखी हुई है, हर विषय की किताब है वहाँ। आपके बुक्स का कलेक्शन काफी अच्छा है, आपको पढ़ने का शौक है? वो रैंक से बुक निकाल कर देखने लगी। हाँ, जब टाइम मिलता है तो जरूर पढ़ता हूँ। इन दिनों बिजनेस में कुछ ज्यादा बिजी हो गया हूँ, लेकिन जब भी उलझन में होता हूँ तो यहाँ आ जाता हूँ। इन किताबों के पास ये सच्ची साथी होती है तन्हाई और उलझन की। इनके पास हर सवाल का जवाब होता है, जय ने शांत लहजे में कहा। तो वैदेही कुछ सोचने लगी।
चलो तुम्हें और भी कुछ दिखाऊं, जय ने कहा और वैदेही का हाथ पकड़कर बाहर ले आया। ये पहली बार था जब जय ने उसका हाथ ऐसे हक से थामा था। वैदेही कभी अपने हाथ को तो कभी जय को देखती, उसके मन के एक एक तार झुनझुन हो उठे। जय उसे एक कर्टन के पास लाया। कर्टन हटते ही सामने शीशे की वॉल के उस ओर स्विमिंग पूल नजर आया। वैदेही की आंखों में चमक आ गई। अरे वाह, स्विमिंग पूल भी है आपके कमरे में? वैदेही चहकते हुए बोली। हमारे कमरे में, जय ने तुरंत कहा तो वैदेही ने सिर हिला दिया। जी हमारे कमरे में, वैदेही आहिस्ता से बोली। तुम्हें स्विमिंग आती है? जय ने पूछा। नहीं, लेकिन अच्छी लगती है स्विमिंग, वैदेही ने कहा और शीशे के वाल का दरवाजा खोलकर स्विमिंग पूल के पास आ गई। वहीं पास में एक झूला लगा हुआ था जिस पर वैदेही बैठ गई और स्विमिंग पूल को देखने लगी। तुम बैठो, मैं आता हूँ, मेरे एक्सरसाइज का टाइम हो गया है, जय ने कहा और वहां से चला गया। कुछ देर वहीं बैठकर वैदेही अंदर कमरे में आई। उसने अलमारी से जय के ऑफिस के लिए कपड़े निकाले और नीचे आ गई। उसे इतनी सुबह जगा हुआ देखकर दादी माँ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बेटा तुम जल्दी उठ गई, दादी माँ ने कहा। जी दादी माँ, वैदेही ने कहा। बहुत अच्छा किया, आओ आज तुम अपने हाथ से पूजा करो, दादी माँ ने कहा और नीलिमा जी को इशारा कर दिया। नीलिमा जी मुस्कुराते हुए वैदेही के पास आई और वैदेही को लेकर मंदिर में आ गई। वैदेही ने मन लगाकर पूजा की और आरती गाने लगी। उसकी आवाज सुनकर सभी मुस्कुराने लगे। पूरा घर उसकी मधुर आवाज से गूंज उठा। विक्रम जी भी अपने कमरे से रेडी होकर जल्दी बाहर आए। जय भी आईने के सामने खड़ा होकर अपने स्लीव्स के बटन लगा रहा था। जब उसके कानों में वैदेही की आवाज गई तो उसके हाथ रुक गए। वो कमरे से बाहर आया और नीचे झांकने लगा, लेकिन अभी मंदिर में होने की वजह से कोई दिखाई नहीं दिया। कमरे में जाकर उसने जल्दी से अपना ब्लेजर पहना और नीचे आया, लेकिन उसके नीचे आते ही आरती खत्म हो गई। वैदेही आरती की थाल लेकर बाहर आई और सबको आरती देने लगी। सभी ने आरती और प्रसाद लिया और डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ गए। जय को देखकर वैदेही उसके पास भी गई। जी आरती, वैदेही बोली तो जय ने आरती ली और हथेली वैदेही के ही माथे से लगा दी। वो उसे हैरानी से देखने लगी। तुम खुश और स्वस्थ रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जय ने कहा और वो भी डाइनिंग टेबल की ओर चला गया। वैदेही उसे हैरानी से जाते हुए देखने लगी। इन्हें समझ क्यों नहीं पा रही हूँ, उसने मन ही मन कहा और जय की कही बात सोचकर वो हल्के से मुस्कुरा दी। आरती की थाली रखकर वो भी नाश्ते के लिए आ गई। सभी बैठकर नाश्ता करने लगे कि जय एकदम से बोल पड़ा। अब भाभी माँ, वो आरती कौन गा रहा था? ये सुनकर सभी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे और वैदेही खामोशी से सिर नीचे किया अपना नाश्ता करने लगी। दादी माँ और नीलिमा जी ने आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया। क्या हुआ तेवर जी, आवाज कुछ खास पसंद नहीं आई क्या? जानती हूँ, बस ऐसी ही थी, उसमें कोई बात नहीं थी, नीलिमा जी ने मुंह बनाकर कहा। नहीं भाभी माँ, आवाज बहुत ही अच्छी थी, इतनी मीठी कि कानों में शहद घुल रही हो, जय एकदम से बोला। तो सभी के चेहरों पर मुस्कान आ गई और वैदेही ने एक बार नजरें उठाकर जय को देखा, फिर नजरें झुका ली। जय आगे बोला, लेकिन हमारे घर में ये इतना मीठा कौन गाने लगा सुबह सुबह, ये जानना चाहता हूँ। ये तो हमारी प्यारी देवरानी जी गा रही थी, नीलिमा जी ने कहा। तो जय हैरानी से वैदेही को देखने लगा। फिर उसने नीलिमा जी की ओर देखा तो नीलिमा जी ने अपनी पलकें झपका दी। वो बिना कुछ कहे सिर नीचे करके खाने लगा। उसी समय करण आ गया। जय, मेरा यार कहाँ है तू? करण अंदर आते हुए बोला। करण, दादी माँ ने खुशी से कहा। दादी माँ कैसी हैं आप? करण ने दादी माँ के पांव छूते हुए कहा। तुम कब आए लंदन से? नीलिमा जी ने पूछा। भाभी, बस 2 दिन पहले ही आया हूँ। करण कुर्सी खींचकर बैठ गया और एक एप्पल उठाकर खाने लगा। 2 दिन हो गए तुम्हें आए और तुम अब आ रहे हो? दादी माँ ने कहा। सॉरी दादी माँ, वो क्या है ना, जैसे ही मुझे पता चला कि जय की शादी हो गई है मैं उससे मिलने सीधा ऑफिस पहुंचा, इसलिए यहाँ नहीं आ पाया, करण ने कहा। सिर्फ ऑफिस नहीं दादी माँ, ये तो मेरे साथ वैदेही के घर भी गया था, जय ने उसे घूरते हुए कहा। देखा दादी माँ कैसे घूर रहा है, माना कि वो इसकी ससुराल है, लेकिन भाभी से मेरा भी तो कोई रिश्ता है, इसलिए उनके मिलने का वेट करने से अच्छा पहली फुर्सत में ही मैं मिला आया उनसे, करण ने कहा। तो सभी मुस्कुराने लगे। तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, दादी माँ ने प्यार से कहा। बैठो नाश्ता करो, नीलिमा जी ने कहा। यह भी कोई कहने की बात है, आया हूं तो खाकर ही जाऊंगा, करण ने कहा। तो नीलिमा जी ने उसकी प्लेट भी लगा दी।
और बताओ करण, कैसा चल रहा है तुम्हारा बिजनेस? विक्रम जी ने पूछा। बिजनेस तो बढ़िया ही चल रहा है भैया, करण बोला। और तुम्हारे मम्मा पापा दोनों ठीक हैं? बस अब पापा भी मुझे परेशान करने लगे हैं कि शादी कर ले। अब तो जय की भी शादी हो गई, तो कर लो ना शादी, उसमें परेशानी क्या है? लड़की तो देख ही रखी है तुमने, दादी माँ ने कहा। हाँ दादी माँ, देख तो ली है, अब बस फेरे लेने बाकी है। लेकिन वो क्या है ना दादी माँ, कि मुझे इतनी जल्दी इस झंझट में पड़ना नहीं है, करण बोला। अच्छा, तो शादी तेरे लिए झंझट है? रुक, अभी संजना को बताता हूँ, जय ने अपना मोबाइल निकाल कर कहा। तो करण ने उससे फोन छीन लिया। मत कर मेरे यार, क्यों मेरे ही पीछे पड़ा रहता है? अब तो तेरी शादी भी हो गई है, तब ये टफ नेचर कैरी किए हुए हैं। भाभी, अब आप भी अपने पत्थर दिल पति को मॉम की तरह पिघला सकती हो। हमसे तो ये होने से रहा, करण ने नौटंकी करते हुए वैदेही से कहा। तो सभी उसकी नौटंकी देख कर हंसने लगे। तू नहीं सुधर सकता, जय बोला। तो करण ने ना में गर्दन हिला दी। वैदेही को उन दोनों की ये नोक झोंक अच्छी लग रही थी। वो भी मुस्कुराते हुए उस पल का मजा ले रही थी। जय, कुछ देर की खामोशी के बाद दादी ने कहा, जी दादी माँ। बेटा, बहू को लेकर कहीं घूमने नहीं जाओगे? दादी माँ ने कहा तो वैदेही के हाथ खाते खाते रुक गए। दादी माँ, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, तुम दोनों ने अभी अपना हनीमून प्लान नहीं किया। कहाँ जाना है मुझे बताओ, टिकट मैं ला कर दूंगा, करण एक्साइटेड होकर बोला। तो जय के गले में खाना अटक गया, वो बुरी तरह खांसने लगा। ये देखकर वैदेही उठकर पानी का गिलास उसके आगे करके बोली, पानी पी लीजिए। जय ने पानी पिया और वैदेही उसकी पीठ सहलाने लगी। सभी उन दोनों को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। मैं ठीक हूँ, थैंक्स, जय ने वैदेही को परेशान देखकर कहा। तो वो फिर से चेयर पर बैठ गई। देखा दादी माँ, अब टाइम आ गया है कि इन्हें हनीमून पर भेज दिया जाए। भाभी, आप बताएं कहाँ की टिकट करवाऊं, रोम, पेरिस या लंदन? करण ने वैदेही से पूछा। वैदेही बिना कुछ रिएक्ट किए चुप ही रही, उसने कुछ नहीं कहा। उसके लिए सिचुएशन बहुत ही ऑकवर्ड सी हो गई थी। उसकी नजरें ही नहीं उठ रही थी सबके सामने। अरे भाभी, आपने जवाब नहीं दिया, बोलिए कहाँ जाना है आपको? करण ने कहा। करण, अब बस बहुत हो गया, जय ने सख्ती से कहा। वैदेही के लिए अब वहां खड़े रहना मुश्किल हो गया, तो वो वहां से जल्दी सीधा अपने कमरे में चली गई। तुझे जरा सी भी समझ नहीं है ना कि कब क्या बोलना है, जय ने उसके सिर पर मारते हुए कहा। अब मैंने क्या किया? करण ने सिर सहलाते हुए कहा। ये क्या है? हनीमून के लिए कहाँ जाना है, जल्दी बताओ, ये सब क्या लगा रखा था? उसके लिए कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई थी, जानता है तू? एक तो वो वैसे ही कम बोलती है, और अब इसके बाद तो जाने कब तक चिपती फिरेगी मुझसे, जय ने सख्त लहजे में कहा। ओह, तो ये बात है, अब वो तुमसे भी चिपती फिरेगी? ओह, सो सैड ना, करण मुंह बनाकर बोला। शट अप करण, बस बहुत हो गया मजाक, जय ने कहा और ऊपर जाने लगा। ओ, भाभी से मिलने की बेकरारी, करण फिर बोला। तो फिर से बोला, करण ने उसकी ओर आते हुए कहा। तो करण दादी माँ के पीछे छिपने लगा। दादी माँ, प्लीज मुझे बचाइए अपने खड़ूस लाडले से। तो पहले दादी माँ के पीछे से निकल, जय ने बोला, और दादी माँ को हटाकर करण का गला पकड़ते हुए मस्ती में बोला। अब बोल, क्या बोल रहा था? करण कान पकड़ते हुए बोला। अरे माफ कर दे मेरे बाप, माफ कर दे, छोड़ मुझे, मेरी सांस अटक रही है। देख, मजाक मजाक में कहीं मैं सच में मर गया तो तुझे जेल हो जाएगी, फिर सोच भाभी का क्या होगा। वैदेही का जिक्र आते ही जय ने तुरंत करण का गला छोड़ दिया। देखा देखा भाभी की कितनी फिक्र है तुझे, करण फिर से चिढ़ाते हुए बोला। तो जय फिर से उसे मारने उसके पीछे भागने लगा। अब दोनों घर के सोफे कुर्सी से कूद कूद कर इधर उधर भागने लगे। जय, करण रुक जाओ, चोट लग जाएगी किसी को, नीलिमा जी उन्हें रोकते हुए बोली। रहने दो नीलिमा, अब वो दोनों नहीं रुकेंगे, ये उनकी पुरानी आदत है, विक्रम जी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, इन दोनों की वजह से ही घर में थोड़ी चहल पहल हो जाती है, वरना जय तो पूरे समय खामोश ही रहता है, और उस पर से उसका गुस्सा, दादी माँ ने भी कहा। अब तीनों उन दोनों की मस्ती देखकर खुशी से मुस्कुरा रहे थे। भागते भागते करण किसी से टकरा गया। हाय राम, मर गई, हाय मेरी कमर, मार डाला मुझे। एक लगभग 50-55 साल की औरत जमीन पर गिरी अपनी कमर सहला रही थी। उन्हें देखकर सभी उनकी ओर दौड़े। जय दौड़कर आया और उनकी ओर हाथ बढ़ाते हुए बोला, बुआ जी, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी, उठिए। बुआ जी ने जय को देखकर अपना मुंह फेर लिया और उसे अनदेखा कर फिर से कराने लगी। ये देखकर जय ने अपना हाथ पीछे कर लिया। पीछे से फूफा जी भी चले आ रहे थे।
फूफा जी ने भी आकर जय को घूरा, फिर बुआ जी को उठाया और उन्हें सोफे पर बिठाया और खुद भी सोफे पर बैठ गए। बुआ जी, आप ठीक हैं? विक्रम जी ने कहा। हाँ, मैं ठीक हूँ बेटा, भगवान की दया से, वरना किसी ने तो मुझे चोट पहुंचाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। बुआ जी ने जय को अपनी चलती निगाहों से देखकर कहा। विक्रम जी और नीलिमा जी ने बुआ जी और फूफा जी के पांव छुए तो जय भी उनके पांव छूने लगा, मगर उन्होंने अपने पैर पीछे ले लिए। ठीक है, तुम बस दूर ही रहो, फूफा जी बोले। जय ने सबको देखा, फिर उनसे दूर हो गया। करण के साथ साथ घर में किसी को भी उनकी ये हरकत पसंद नहीं आई। वीरेंद्र और सगुना, तुम दोनों आते ही शुरू हो गए, दादी माँ ने सख्त लहजे में कहा। हाँ माँ, आपको तो हम ही बुरे लगते हैं, अपने लाडले के आगे तो आप किसी को नहीं देखती। बुआ जी ने मुंह बनाकर कहा। मत भूलो सगुना कि मैं तुम्हारी माँ हूँ तो जय की दादी भी हूँ, दादी माँ ने शांत भाव से कहा। हाँ हाँ, मुझे मत बताइए माँ, आपका किससे क्या रिश्ता है और आप किसके क्या हैं? बुआ जी आंखें घुमाकर बोली। करण ने धीरे से जय के कान में कहा। यार, ये बुआ जी और फूफा जी क्यों आ जाते हैं इस घर में अशांति फैलाने? जय ने उसे आंखें दिखा दी तो करण ने मुंह पर उंगली रख ली। तुम्हें तो शादी में बुलाया था, तब क्यों नहीं आए? दादी माँ ने पूछा। आपके लाडले की शादी में हमारा आने का मन नहीं था, बुआ जी बोली। तो अब क्यों आए हो? दादी माँ बोली। अरे, हम तो आपसे मिलने आए हैं और साथ में ये भी देखने कि आप कौन सा चांद का टुकड़ा ढूंढ कर लाई हैं अपने लाडले के लिए। बुआ जी ने एक बार फिर जय को देखकर कहा। यार, इनकी प्रॉब्लम क्या है? ये इतना चिढ़ते क्यों है तुमसे? करण ने कहा तो जय ने अपने कंधे उचका दिए। चल, मैं चलता हूँ, इससे पहले कि यहाँ का माहौल गर्म हो जाए। तुझे बाद में मिलता हूँ, बाय, करण ने जय के गले लगते हुए कहा और वहां से चला गया। सगुना, तुझे जरूर इस घर की छोटी बहू से मिलवाऊंगी, पहले जाकर फ्रेश हो ले, कुछ खा पी ले। वीरेंद्र, आप भी जाकर फ्रेश हो जाइए, दादी माँ ने कहा तो फूफा जी की आंखों में चमक आ गई। हाँ माँ, आप ठीक कह रहे हो, हमें बहुत भूख लग रही है, हम अपने कमरे में जा रहे हैं, नाश्ता वहीं भिजवा देना। बुआ जी और फूफा जी उठे और अपने कमरे में चले गए। उनके जाते ही सबने चैन की सांस ली। दादी माँ, मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ, जय ने कहा और वो भी बाहर जाने लगा। जय, दादी माँ की आवाज पर जय के कदम रुक गए। जय ने पलटकर दादी माँ को देखा। बेटा, सगुना और वीरेंद्र की बातों को दिल से मत लगाना, दादी दुखी स्वर में बोली। तो जय उनके पास आया और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। दादी माँ, क्या मैं जानता नहीं हूँ बुआ जी और फूफा जी को? वो ऐसे ही है, इतने सालों से देखता आ रहा हूँ, आप चिंता ना करो, मैं ठीक हूँ। जय ने दादी माँ को साइड हक कर लिया। अब जाऊं मैं ऑफिस? जय ने कहा तो दादी माँ प्यार से बोली। जा, लेकिन जल्दी आ जाना, अब घर पर तेरी पत्नी भी तेरा इंतजार करती है। जी, जय ने कहा और बाहर आ गया। दादी माँ, मैं भी चलता हूँ, विक्रम जी ने कहा और वो भी चले गए। पता नहीं कब सगुना और वीरेंद्र के दिल में प्यार और अपनापन जागेगा। दादी माँ ने चिंता जताते हुए कहा। सब ठीक हो जाएगा दादी माँ, आप परेशान मत होइए, जय के लिए उनका मन भी एक दिन जरूर पिघलेगा। नीलिमा जी ने उनके हाथ पर हाथ रखकर कहा। कब ठीक होगा नीलिमा, आखिर कब ठीक होगा? तब तक सगुना अपनी कड़वी बातों से जय का सीना छलनी कर देगी। मेरा बच्चा पहले से ही जख्मी है नीलिमा, पहले से ही चोट खाया हुआ है, तुम तो जानती हो ना, दादी माँ ने दुखी स्वर में कहा। दादी माँ, सब माता रानी पर छोड़ दीजिए, सब सही होगा, आप विश्वास रखिए, नीलिमा जी ने कहा तो दादी माँ फीका मुस्कुरा दी। लंच के समय बुआ जी और फूफा जी कमरे से बाहर आए। नीलिमा जी और वैदेही खाना लगा रहे थे। दादी माँ चेयर पर बैठी हुई थी। बुआ जी ने एक नजर वैदेही को देखा, फिर डाइनिंग टेबल की ओर जाते हुए बोली। माँ, आप लोग तो हमारे बिना ही लंच करने लगे, अभी नहीं किया है सगुना, तुम्हारा ही वेट कर रहे थे, दादी माँ ने सहज भाव से कहा। माँ, आपने अपने लाडले की पत्नी से नहीं मिलवाया, कहाँ है? लगता है अभी कमरे से बाहर नहीं आई, बुआ जी ने जानबूझकर वैदेही को अनदेखा करके कहा। मेरे ख्याल से तुम्हारे चश्मे का नंबर बढ़ गया है सगुना, जो तुम्हें हमारी जान सी बहू नजर नहीं आ रही। कल्याणी देवी जी ने भी उसी लहजे में कहा तो बुआ जी मुंह बिचकाने लगी। वैदेही, इनसे मिलो, ये हैं जय और विक्रम के बुआ जी और फूफा जी, ये जबलपुर में रहते हैं, किसी वजह से शादी में नहीं आ पाए तो अब आए हैं समय निकाल कर तुमसे मिलने, दादी माँ ने कहा तो वैदेही तुरंत बुआ जी और फूफा जी के पाँव छूने लगी। अरे ठीक है, हमारे पाँव छूने की जरूरत नहीं है, बुआ जी और फूफा जी दोनों ने तुरंत पाँव पीछे ले लिए। वैदेही को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दादी माँ को उनकी यह हरकत अच्छी नहीं लगी, लेकिन उन्हें इस समय कुछ न कहना ही सही लगा।
शाम को जब जय ऑफिस से आया तो देखा सभी लिविंग रूम में ही बैठे हैं। वो सबके पास आया, उसे देखकर बुआ जी और फूफा जी फिर से बुरा सा मुंह बनाने लगे, जिसे वैदेही ने देख लिया, लेकिन दादी माँ और नीलिमा जी के चेहरे पर उसे देखकर मुस्कुराहट थी। बेटा तू आ गया, दादी माँ ने बड़े दुलार से कहा। जी दादी माँ, आपने ही कहा था जल्दी आने को, जय ने कहा। जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफी भिजवाती हूँ, नीलिमा जी ने कहा। थैंक यू भाभी माँ, जय ने कहा और ऊपर जाने लगा। आपने इसे कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ा रखा है माँ, क्या जरूरत है इसे इतना प्यार जताने की, फूफा जी ने बहुत ही कड़वे शब्दों में कहा, जिसे सुनकर जय के कदम रुक गए और उसकी आंखों में नमी आ गई। वैदेही को भी ये सुनकर अजीब लगा। वीरेंद्र, तुम भूल रहे हो कि वो इस घर का बेटा है और मेरा पोता, तो इस प्यार का उसे पूरा हक है, दादी माँ ने सख्त लहजे में कहा। हाँ हाँ, खूब जानती हूँ, इस प्यार पर उसका अधिकार है और वो आपका पोता है। आया बड़ा इस घर का बेटा, बुआ जी ने मुंह बनाकर कहा। वैदेही ने जय की ओर देखा, उसकी नम आंखें देखकर उसे बहुत बुरा लगा। जय ने खुद को संभाला और ऊपर चला गया। बुआ जी, आप क्यों हर समय उसका दिल दुखाती रहती हैं? वो अगर आपकी सब बातें चुपचाप सिर झुकाकर सुनता है और वो आपको कोई जवाब नहीं देता, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है, वो सिर्फ आपका लिहाज करता है, आपका अपमान नहीं करना चाहता, वरना उसके गुस्से से हर कोई वाकिफ है। विक्रम जी ने नाराजगी से कहा। देखा माँ, देखा आपने, अब उस लड़के के लिए विक्रम भी मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहा है। बुआ जी ने मुंह लटका कर कहा। विक्रम ने कुछ गलत नहीं कहा। सगुना, तुम अपनी हरकतें नहीं देख रही, तुम्हें कुछ ख्याल भी है? तुम उसकी पत्नी के सामने उसे बातें सुना रही हो, उसे हीन भावना से देख रही हो, उसका अपमान भी कर रही हो। वो सब सुन लेता है सिर्फ मेरी वजह से। तुमने सोचा है कभी, अगर उसने पलट कर तुम्हें जवाब दे दिया तो क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी? दादी माँ ने गुस्से में कहा। बुआ जी ने एक नजर सबको देखा और गुस्से में वहां से चली गई। पीछे पीछे फूफा जी भी चले गए। वैदेही को कुछ समझ ही नहीं आया कि ये सब हुआ क्या। दादी माँ ने उसे देखा तो वो सीधा किचन में चली गई। नीलिमा, जाकर देखो वैदेही को, जाने क्या सोच रही होंगी वो, दादी माँ ने कहा तो नीलिमा जी ने सिर हिला दिया। जी दादी माँ, ये बोलकर वो वहां से किचन में चली गई। पता नहीं कब सुधरेगी सगुना, दादी माँ ने अफसोस से कहा और सोफे पर बैठ गई। विक्रम जी भी उनके साथ वहीं बैठ गए। नीलिमा जी ने किचन में आकर देखा तो वैदेही कॉफी बना रही थी। जय के लिए बना रही? नीलिमा जी ने पूछा। जी, वैदेही ने शांत लहजे में कहा। नीलिमा जी उसके चेहरे को बहुत ध्यान से देख रही थी। उसके चेहरे पर बहुत सारे सवाल और बेचैनी थी। बुआ जी के बारे में सोच रही हो? नीलिमा जी ने कहा तो वैदेही के हाथ रुक गए। अगर तुम्हारे मन में कोई सवाल है तो तुम मुझसे पूछ सकती हो, नीलिमा जी ने कहा तो वैदेही उन्हें देखकर एकदम से बोली। ये बुआ जी और फूफा जी इनसे ऐसे बर्ताव क्यों करते हैं? क्या वो इनको बिल्कुल पसंद नहीं करते? उनकी नजरों में इन्हें लेकर ये तिरस्कार क्यों है? वैदेही ने वही सवाल किए जिसकी नीलिमा जी को उम्मीद थी। उन्होंने कुछ सोचकर एक गहरी सांस ली, फिर वैदेही को देखकर कहा। वैदेही, मैं तुम्हें आज एक बात बताती हूँ। हमारी जिंदगी की किताब में कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जिसकी लिखावट हम मिटा नहीं सकते, बशर्ते जब तक वो पन्ने खुद फटकर कहीं खो नहीं जाते। लेकिन इससे हमारी कहानी का अतीत बदल तो नहीं जाता ना, वो तो वैसा ही रहता है। बस ऐसा ही कुछ काला अतीत है जिससे जय की जिंदगी जुड़ी है, जिसे बुआ जी बात बात पर कुरेदती रहती हैं और जय को दर्द पहुंचाती है। ये सुनकर वैदेही हैरानी से नीलिमा जी को देखने लगी। है कुछ बात जो वक्त आने पर खुद जय से तुम्हें पता चले तो ज्यादा अच्छा है। तब तक संयम रखो और जय का साथ दो। और हाँ, इस बात का मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि जय से शादी करके तुमने कुछ गलत नहीं किया है। तुमने अपनी लाइफ का बेस्ट डिसीजन लिया है। मेरा तेवर हीरा है, हीरा, उसके जैसा तुम्हें दूसरा कोई और नहीं मिलेगा। ये बात जब तुम समझ जाओगी ना तो देखना तुम्हें जय से कोई शिकायत नहीं होगी। अब जाओ, जाकर उसे कॉफी दे दो और हो सके तो कुछ देर उसी के साथ रहना, उसे तुम्हारी जरूरत है, नीलिमा जी ने कहा तो वैदेही बिना कुछ कहे कॉफी लेकर बाहर आ गई। वो कॉफी लेकर कमरे में आई, लेकिन जय कमरे में नहीं था। उसने नजर घुमाकर सब और देखा, फिर स्विमिंग पूल की ओर आ गई। कांच में से देखा कि जय वहीं खड़ा होकर पानी को देख रहा था। वैदेही हल्का सा दरवाजा खोलकर उसके पास आई। सुनिए, वैदेही की आवाज पर जय ने अपनी पलकें बंद कर आंखों में आई नमी को जब्त किया और खुद को संभाल कर बिना पलटे ही कड़े शब्दों में बोला। क्यों आई हो यहाँ? वो मैं आपके लिए कॉफी लाई हूँ, अभी मूड नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, जय ने सख्त आवाज में कहा।
कॉफी पी लीजिए, शायद आपका मूड ठीक हो जाए। मैंने कहा ना मुझे नहीं पीनी कॉफी, जब पीनी होगी तो बता दूंगा, प्लीज पी लीजिए। वैद्य ने एक बार फिर कहा तो जय को इस बार गुस्सा आ गया। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती, मैंने कहा ना नहीं पीनी, जाओ यहाँ से। ये बोलकर वो एकदम से पलटा। उसके पलटने से वैद्य ही घबरा गई और गर्म कॉफी की ट्रे उसके हाथ से गिर गई और कॉफी उसके पैर पर गिर गई। वैदे ही के मुंह से आह निकली। ये देखकर जय घबरा गया। सॉरी सॉरी, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो, जय ने घबराहट से कहा और वैदेही का हाथ पकड़कर उसे स्विमिंग पूल के पास लाया और उसे बिठाकर उसका पैर पानी में डाल दिया। बहुत जलन हो रही है, इससे जलन कम हो जाएगी। आई एम रियली वेरी सॉरी, जय ने शर्मिंदा होकर कहा। मैं ठीक हूँ, इतना भी नहीं चला, वैदेही ने कहा। ऐसे कैसे नहीं चला है, देखो अपना पैर पूरा लाल हो गया है। कुछ देर बाद जय ने उसका पैर पानी से निकाला और कमरे में लेकर आया और उसे बेड पर बिठाकर फर्स्ट एड बॉक्स से दवा निकाली और उसे लगाते हुए उस पर हल्के हल्के फूंक मारने लगा। वैद्य ही उसे बहुत प्यार से देख रही थी। जलन कुछ कम हुई, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा, जय ने पूछा। कुछ मरहम जख्म गहरे होने से पहले ही फट देते हैं, फिर दर्द और जलन भी नहीं रहती, वैद्य ही ने कहा। तो जय सवाल या नजरों से उसे देखने लगा। वैद्य ही उसकी आंखों में झांकने लगी तो जय ने नजरें हटा ली। मैं इसे रख कर आता हूँ, जय ने कहा और बॉक्स ड्रॉर में रखने लगा। मैं आपको समझ क्यों नहीं पा रही हूँ, क्या है आप? पल में इतना गुस्सा करते हैं और पल में एकदम मॉम की तरह नरम। अगर मुझे जरा सा भी दर्द पहुंचे तो आप परेशान हो जाते हैं, जैसे दर्द मुझे नहीं आपको हो रहा है। फिर आप इतने अच्छे हैं तो मेरी दीदी का अपमान क्यों किया आपने? कितने सवाल हैं लेकिन जवाब एक भी नहीं। वैद्य ही जय को देखकर मन में सोचने लगी। वैद्य ही कुछ देर बैठे यूं ही सोचती रही। जय चेंज करके आया। वैद्य ही को कहीं खोया हुआ देखकर बोला, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, वैद्य ही ने कहा और बेड से उठने लगी। कहाँ जा रही हो? आराम करो, तुम्हारा पैर जला है, जय ने कहा। ये तो बहुत मामूली से जला है और अब जलन भी नहीं हो रही, आपने मरहम जो लगा दिया। वैद्य ही उसकी आंखों में देखकर बोली तो जय उससे नजरें चुराने लगा। मैं अभी आया, जय ने गला साफ करते हुए कहा और अपने स्टडी रूम में चला गया। वैद्य ही भी नीचे आ गई। बुआ जी और फूफा जी जब से आए थे जय को कड़वी कसेली बातें सुनाना उनका बदस्तूर जारी था। दादी माँ के कहने पर वो चुप भी हो जाते, लेकिन उन्हें और किसी का कोई डर नहीं था। जय बिना कुछ बोले सब कुछ सुन लेता, पर वैद्य ही को बुआ जी और फूफा जी का जय के प्रति ये व्यवहार और तिरस्कार बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जय की आंखों में उसने कई बार नमी देखी, जिसे वो बड़ी आसानी से अपने सख्त चेहरे और मिजाज के पीछे छुपा लेता। आगे क्या होगा? क्या जय और वैद्य ही करीब आ जाएंगे या उनके बीच दूरी बढ़ जाएगी? क्या जय और वैद्य ही के बीच कोई तूफान आने वाला है? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।